Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I'm here with another lecture. My lecture number is 14 for class 11 जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था अबाउट द बायोलॉजिकल मेथड कि आपने अगर आप एक बायोलॉजी के अंदर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं, आप किसी क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं, तो आप किस तरह से डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करेंगे, कब हाइपोथेसिस बनती है, डाटा को यूज़ करते हुए हाइपोथेसिस को किस तरह से रिग्रेस टेस्टिंग से गुजारते हुए वो थ्योरी में कन्वर्ट होती है, थ्योरी को फर्दर आगे रिग्रेस टेस्टिंग की जाती है और वो साइंटिफिक लॉ में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने काफ़ी डिटेल में आपको अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था अबाउट ऑल ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड्स जो कि साइंटिस्ट को फॉलो करने पड़ते हैं वाइल दे आर फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम, दे आर फाइंडिंग अ क्वेश्चन आंसर टू देयर क्वेश्चन, या फिर वो कोई नई चीज़ डिस्कवर करके उसके ऊपर बहस करना चाहते हैं। अब हम लोगों का जो आज का टॉपिक है दैट इज़ बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। कि बायोलॉजी की फील्ड हम लोग अभी तक स्टडी कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन में काफ़ी कुछ देख चुके हैं। इसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, इसमें कहाँ कहाँ पे स्कोप है, कैरियर के हिसाब से किधर स्कोप है, क्या डिफरेंट ब्रांचेस हैं, किस चीज़ों को ये स्टडी करती है लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को। तो आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में हम लोग ये देखने वाले हैं कि बायोलॉजी का मैनकाइंड के लिए यानी कि इंसानों के लिए, इंसानियत के लिए बायोलॉजी कितनी यूज़फुल है, वो किस किस काम इंसानियत के आ चुकी हुई है, किन किन मौक़ों पे, किन किन फील्ड्स में हम लोगों ने बायोलॉजी को अपनी लाइफ में अप्लाई किया है और काफ़ी कुछ हासिल किया है। सो द साइंस ऑफ बायोलॉजी हैज़ बीन हेल्पिंग मैन काइंड इन मैनी वेज़। साइंस जो है, बायोलॉजी की फील्ड स्पेशली, अगर आप ओवरऑल साइंस को देखते हो तो पूरी साइंस ने जो है मैन काइंड को, ह्यूमन बींग्स को काफ़ी हद तक सर्व किया है। लेकिन स्पेसिफ़िकली अगर हम लोग बायोलॉजी को देखते हैं, क्योंकि बायोलॉजी साइंस की वो फील्ड है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, लाइफ के एस्पेक्ट से रिलेटेड है, सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फील्ड ऑफ साइंस। और क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनकी लाइफ से रिलेटेड है, दैट इज़ वाई इट हैज़ बीन हेल्पिंग मैनकाइंड इन मैनी डिफरेंट वेज। अब जब लाइफ की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो इसी में प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं। ये प्लांट्स, ये एनिमल्स जो हैं ह्यूमन बींग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं। वो फूड प्रोडक्शन में, फूड के लिए काम आते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ ऑफ देम। डिसीज़ को स्टडी करने के लिए, एक्सपेरिमेंटल स्टडी करने के लिए, मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए जो ये लाइफ है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जानते हैं हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम लोग हीट्रोजीनस लिविंग, हीट्रोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। हीट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या है कि वी डिपेंड अपॉन द प्लांट्स, वी डिपेंड अपॉन द अदर एनिमल्स कि हम लोग फूड अपना हासिल कर सकें। वी कैन नॉट मेक अवर ऑन फूड। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें किस तरह से सर्व करें, दे आर द पार्ट ऑफ फूड ऑफ आवर लाइफ। वो हमारे ज़िंदगी में खाने के लिए, फूड प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो जब हम लोग बायोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं, हम इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग जब यहाँ पे देख रहे हैं कि हम अपनी फूड प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि दिन ब दिन पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है। सो देर इज़ अ कंपटीशन ऑफ फूड प्रोडक्शन, देर इज़ अ कंपटीशन ऑफ फूड नाउ, क्योंकि फूड इजीली अवेलेबल नहीं है, उसके लिए मेहनत है, उसके लिए काम काज बहुत ज़्यादा है। तो स्टिल अगर यहाँ पे बायोलॉजी को हम लोग मॉडर्न साइंस को इन्वॉल्व ना करें तो फूड की अमाउंट बहुत कम हो गया एज़ कम्पेयर टू दी पॉपुलेशन जो कि डिमांड रखती है फूड की। सो बायोलॉजी ने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प की है इन इंक्रीजिंग दी फूड प्रोडक्शन, कि हम लोग फूड प्रोडक्शन बायोलॉजी में डिफरेंट वेज़ लगाकर, डिफरेंट मॉडर्न टेक्निक्स लगाकर किस तरह से हम लोग फूड की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। ना सिर्फ फूड की प्रोडक्शन, इन कॉम्बैटिंग डिसीज़, वी आर फेसिंग द डिफरेंट डिसीज़। ह्यूमन बींग्स जो हैं उनको वो डिफरेंट डिसीज़ से सफ़र कर रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमें डिसीज़ की जो प्रॉब्लम है, डिसीज़ का जो क्योर है, हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही मिलता है। हम लोग बैक्टीरिया की मदद से काफ़ी हद तक अपनी मेडिसिन बना रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके, डिफरेंट एनिमल्स को यूज़ करके हम लोग अपनी मेडिसिन बना रहे हैं, अपनी मेडिसिन को यूज़ कर रहे हैं, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो अपने जो डिसीज़ हैं उनको कम्बैट करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए भी हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत है।
इसके अलावा हमारी जो इन्वायरमेंट है जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसको भी हमने कंजर्व करना है। हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ की हैं ह्यूमन ने जो कि हमारे नेचर के लिए काफ़ी हार्मफुल थी। हमने काफ़ी हद तक अपनी इन्वायरमेंट को डैमेज कर दिया है। लेकिन अगर हम लोग बायोलॉजी की, साइंस की फील्ड बायोलॉजी की मदद लें तो हम लोग काफ़ी हद तक अपनी नेचर को कंजर्व कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। Biological advances in the field of food and health have resulted in higher standard of living. कि जिस तरह बायोलॉजी के इंटरवेंशन की वजह से फूड प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई है, फूड प्रोडक्शन की क्वालिटी इंक्रीज़ हो गई है, तो उस वजह से क्या है कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस में पहले जो है लोग जिस तरह सफ़र कर रहे थे मेल न्यूट्रिशन की वजह से, इम्बैलेंस डाइट की वजह से, लेकिन अब बायोलॉजी की इंटरवेंशन की वजह से हम लोग अपने फूड की क्वालिटी को बेहतर बना रहे हैं। हम लोग अपने ड्रग्स को बेहतर बना रहे हैं, अपने मेडिसिन को बेहतर बना रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी बेटर होता चला जा रहा है। प्लांट प्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्लांट प्रोडक्शन हैज़ बीन ट्रिमेंडसली इंक्रीज्ड। प्लांट प्रोडक्शन जो है आज के दौर में, हालांकि जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ रही है, पहले जितने एग्रीकल्चरल लैंड थे जिनके ऊपर फार्मिंग हो रही थी, जिनके ऊपर क्रॉप्स उगाई जा रही थी, मोस्ट ऑफ द लैंड्स हैव बीन ऑक्यूपाइड बिकॉज पॉपुलेशन जो है बढ़ती चली जा रही है, तो वो लैंड किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं। लेकिन स्टिल ऑल्दो लेस लैंड इज़ अवेलेबल, लेकिन बायोलॉजी की इंटरवेंशन की वजह से, साइंस की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हम लोगों ने प्लांट प्रोडक्शन जो है काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर ली है। ना सिर्फ इंक्रीज़ की है बल्कि हम लोगों ने प्लांट्स की वैरायटीज़ भी जो है वो इम्प्रूव करना शुरू कर दी हैं। प्लांट्स के अंदर फूड क्वालिटी को बेहतर बनाया है। बायोलॉजी की मदद से, मॉडर्न साइंस की मदद से हमने ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है कि प्लांट की जो क्वालिटी है वो इंक्रीज़ होती चली जा रही है, वो बेहतर से बेहतरीन बनती चली जा रही है। उसके अंदर फूड प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, क्वालिटी बेहतर हो रही है, न्यू हाई यील्ड एंड डिसीज़ रेजिस्टेंट वैरायटीज़ बनाई जा रही हैं, ना सिर्फ प्लांट्स की बल्कि उन एनिमल्स की भी जो कि हमारे फूड के लिए यूज़ हो रहे हैं। सो एट वन पॉइंट हम लोग फूड प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर रहे हैं बाय इंक्रीजिंग द प्लांट प्रोडक्शन। दूसरा, प्लांट की यील्ड को भी हम बेहतर कर रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि प्लांट की क्वालिटी को हम अच्छा कर रहे हैं। ना सिर्फ यील्ड बल्कि प्लांट के अंदर हम ये एबिलिटी भी डाल रहे हैं कि वो डिसीज़ को फाइट कर सके, ताकि डिसीज़ की वजह से, किसी बीमारी की वजह से प्लांट्स डैमेज ना हो और फूड हमारा ज़ाया ना हो जाए। तो ये एबिलिटी, ये जो बायोलॉजी की वजह से ये जो इंटरवेंशन है, ना सिर्फ ये प्लांट्स बल्कि ये एनिमल्स के अंदर भी देखी गई है। एनिमल्स के अंदर भी काफ़ी वैरायटीज़ आई हैं जो कि हायर यील्ड की हैं, जो कि डिसीज़ रेजिस्टेंट हैं। प्लांट और एनिमल जो ब्रीडर्स हैं, दे हैव डेवलप्ड थ्रू सेलेक्टिव ब्रीडिंग यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स न्यू बेटर वेराइटीज़ ऑफ व्हीट, राइस, कॉर्न, चिकन, काउ एंड शीप। तो आज के दौर में अगर हम लोग देखते हैं चिकन, हाउ इजीली इट इज़ अवेलेबल टू अस, दैट पोल्ट्री चिकन, तो किस तरह से है वो साइंस की इंटरवेंशन की वजह से है कि हम लोगों ने ब्रीडिंग करके, ब्रीडिंग की मदद से, जेनेटिक्स की मदद से वो जीन्स जो हैं जो फ़ायदेमंद हैं फूड प्रोडक्शन के लिए, उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए, हमने उन जीन्स को इंसर्ट करना शुरू किया एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, और वही जीन्स को हम लोग अगली जनरेशन तक लेके आते हैं। और इस तरह से हम लोगों ने सिलेक्टिव ब्रीडिंग का इस्तेमाल करते हुए अपने जो प्लांट्स हैं, अपने जो एनिमल्स हैं, उनका जेनेटिक मेकअप इस तरह से चेंज किया कि अब जो है हमें इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं है। अब उनके जो नेचुरली जो ऑफस्प्रिंग नेक्स्ट आएंगे, वो अपने पेरेंट्स के जब जीन्स हासिल करेंगे तो उन जीन्स में ऑलरेडी ऐसी क्वालिटीज़ प्रेजेंट हैं जो कि फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करें, जो कि इनकी वैरायटीज़ को बेहतर करें, इनके अंदर यील्ड्स को बेहतर करें। तो हम लोगों ने ये दोनों तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट्स है चाहे एनिमल्स है, दोनों के अंदर हम लोग ये चेंजेस लेके आ चुके हुए हैं डिफरेंट फील्ड्स के अंदर। ये जो पोल्ट्री ब्रीडर्स हैं, इन्होंने डेवलप किया है ब्रॉयलर चिकन फॉर गेटिंग क्विक एंड चीप वाइट मीट। उन्होंने ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया, ऐसे हार्मोन्स का, ऐसे मेडिसिन का, कि हम लोगों को मीट जो है एक तो बहुत जल्दी मिल रहा है, जो चिक्स हैं, जो हैन वगैरह हैं, उनके अंदर जो ग्रोथ रेट है उसको इंक्रीज़ कर दिया जाता है ताकि मीट इजीली और क्विकली अवेलेबल हो, और ये मीट भी हमें मिलता है एट ऑन द चीप रेट। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव काम नहीं है ये, और इस वजह से हम लोगों को इजीली अवेलेबल है फूड विद नॉट मच हाई प्राइसेस। So genes for disease resistance and other desirable characters are introduced into the plants। वो अब plants हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, जो उनके फार्मर्स वगैरह हैं उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है कि जो वो प्लांट्स उगाएं, जो क्रॉप्स वो उगाएं, अगर उनके ऊपर कोई डिसीज़ अटैक कर दे तो वो पूरी की पूरी क्रॉप्स को डैमेज कर देता है, पूरी फसलों को तबाह कर देता है।
लेकिन विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जीन्स के अंदर इस तरह से चेंज करना, उनके अंदर तब्दीलियाँ लेके आना कि इस तरह से तब्दीलियाँ लेके आना कि वो बेहतर से बेहतरीन बनते चले जा रहे हैं, वो डिसीज़ रेजिस्टेंट हो रहे हैं, यानी कि अब इनके ऊपर ये बीमारियां हमला नहीं कर पाती हैं, इनकी यील्ड बेहतर होती चली जा रही है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जिसकी मदद से डिफरेंट जीन्स जो कि फ़ायदेमंद होंगी प्लांट्स के लिए, वो इंसर्ट की गई हैं, रिप्लेस करके इंसर्ट की गई हैं प्लांट्स के अंदर, ताकि वो डिसीज़ रेजिस्टेंट बन सकें, ताकि उनके अंदर यील्ड बेहतर बन सकें। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से जब प्लांट्स बनते हैं उन्हें हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या हैं? वो प्लांट्स जिनके अंदर फॉरेन डीएनए प्रेजेंट होता है, क्योंकि इनके अंदर कोई और जीन को इंसर्ट किया जाता है ताकि वो यील्ड बेहतर लेके आ सके, ताकि वो डिसीज़ रेजिस्टेंट हो। ये जो जीन इंसर्ट की जाती हैं वो प्लांट की अपनी नहीं है, बल्कि वो बाहर किसी और ऑर्गेनिज्म की हैं जो कि उनके अंदर ऐड की जा रही हैं उनकी क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए। तो वो प्लांट जिनके पास फॉरेन डीएनए होता है, उनके सेल के अंदर जो इनकॉर्पोरेट हुआ होता है, उन प्लांट्स को हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट्स का नाम देते हैं। अब आपने एक प्लांट के ऊपर काम किया, किसी साइंसदान ने एक प्लांट के ऊपर काम किया, उसकी जीन्स ली, उसके डीएनए निकाला, अंदर से उसकी जीन्स ली, उनको रिप्लेस कर दिया किसी बेटर जीन से। अब ये जो पूरी टेक्निक थी इसको हम लोग कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, और वो प्लांट जिनके अंदर जीन रिप्लेस हो गए उनको हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट्स का नाम देंगे। अब ट्रांसजेनिक प्लांट आपके पास आ चुका है, अब आप इसकी फर्दर आगे किस तरह से, सब प्लांट्स में तो ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है कि सब प्लांट्स के अंदर वो जेनेटिक इंजीनियरिंग को कैरी ऑन किया जाए, तो इसीलिए हम लोग इस तरह के प्लांट्स का नंबर इंक्रीज़ करने के लिए एक और साइंटिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज़ क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या है? मेकिंग एग्जैक्ट कॉपी। तो यहाँ पे ये जो ट्रांसजेनिक प्लांट है उसकी क्लोनिंग स्टार्ट कर दी जाती है, उसकी एग्जैक्ट रेप्लिकाज, उसकी कॉपीज़ बनाना शुरू कर देते हैं, ताकि जितने भी आगे प्लांट्स बनेंगे वो जेनेटिकली आइडेंटिकल हों इस ट्रांसजेनिक प्लांट के। एंड दिस इज़ डन थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ताकि कोई भी जीन मिक्सअप ना हो सके, यूजिंग द स्पेशल टेक्निक जिसे हम लोग टिश्यू कल्चर टेक्निक कहते हैं। टिश्यू कल्चर टेक्निक क्या है कि इस ट्रांसजेनिक प्लांट का हम लोग थोड़ा सा टिश्यू ले लेंगे और उसको कल्चर अप करेंगे, उसको ग्रो करके पूरा प्लांट उससे डेवलप करवाएंगे। तो दिस इज़ टिश्यू कल्चर टेक्निक। उसकी मदद से हम लोग क्लोनिंग को इंक्रीज़ कर देंगे, ताकि जो हमारा रिक्वायर्ड क्वालिटीज़ वाला प्लांट है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में मिल सके। ऑब्वियसली अब हम लोग हर एक इंडिविजुअल प्लांट में जाकर जेनेटिक इंजीनियरिंग को कैरी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए टिश्यू कल्चर का इस्तेमाल किया जाता है। जो प्लांट पैथोजेनिक फंजाई हैं और इंसेक्ट पेस्ट हैं क्रॉप्स के, जो कि प्लांट्स को वीक अप कर देते हैं, उनकी यील्ड को रिड्यूस कर देते हैं, उनको पहले तो यूज़ किए जाते थे फंजीसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स, ताकि उनको कंट्रोल कर सकें। अब मेनली यहाँ पे प्लांट को ख़तरा किन दो चीज़ों से होता है? पहली बात तो है फंगस का ख़तरा होता है कि फंगस उसके ऊपर अटैक कर देगी, और दूसरा ख़तरा होता है इंसेक्ट्स का, कि इंसेक्ट्स ना अटैक करते हैं प्लांट के ऊपर, क्योंकि ये दोनों जो हैं काफ़ी डिसीज़ कॉज करते हैं प्लांट्स के अंदर और उनको वीक कर देते हैं, उनकी यील्ड को डिक्रीज़ कर देते हैं। तो इसीलिए शुरू से जो डिफरेंट स्प्रेज वगैरह यूज़ होती हैं डिफरेंट केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं जो कि स्प्रे किए जाते हैं प्लांट्स के ऊपर, इनको फॉर फंगस किलिंग जो केमिकल्स होते हैं उनको फंजीसाइड कहा जाता है, और जो इंसेक्ट किलिंग जो केमिकल्स होते हैं उनको इंसेक्टिकाइड साइड कहा जाता है, और इनको ओवरऑल हम लोग पेस्टिसाइड कह सकते हैं। तो ये जो पेस्टिसाइड हैं जब इनको स्प्रे किया जाता है प्लांट्स के ऊपर, तो ये काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, ना सिर्फ उन फंगस और इंसेक्ट्स के लिए बल्कि ह्यूमन बींग्स के लिए और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भी, जो कि इनको कंज्यूम कर लेंगे इन प्लांट्स को जिनके ऊपर ये स्प्रे हुई हुई हैं। ना सिर्फ उनकी हेल्थ के लिए डैमेज करता है, कॉज करता है, बल्कि ये जो केमिकल्स हैं ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी कॉज करते हैं। सो देर आर चांसेस ऑफ इंसेक्ट बिकमिंग रेजिस्टेंट। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ नुकसानात तो ये हैं कि ये टॉक्सिसिटी डेवलप करेंगे, जो भी एनिमल जो भी ह्यूमन बीइंग इनको कंज्यूम करेंगे इस तरह के प्लांट्स को, उनके अंदर टॉक्सिसिटी डेवलप होगी। दूसरी यहाँ पे डैमेज क्या है, नुकसान क्या है कि ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज करते हैं, एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं। तीसरा नुकसान क्या है कि जो इंसेक्ट जो फंगस जिनकी वजह से ये स्प्रे हो रहे थे, मे बी उनके अंदर भी कुछ ऐसी चेंजेस आती हैं वक्त के साथ साथ कि वो अब इन इंसेक्टिसाइड का रेजिस्टेंट बन जाए। रेजिस्टेंट मतलब कि अब ये इंसेक्टिसाइड या ये पेस्टिसाइड उनके ऊपर कोई भी अफेक्ट ना करे, उनको किल ना करें, तो ये इंसेक्टिसाइड उस सूरत में यूज़लेस हो जाएंगे। तो इस सूरत में क्या करेंगे,
उसके लिए यूज़ होगा बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है? एक ऐसा मेथड है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से ही दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल किया जाता है। प्लांट्स हैं, फंगस है, उनको किस तरह से कंट्रोल करेंगे? बाकी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को की मदद से, उनको इस्तेमाल करके। तो ये वाला जो मेथड होगा बायोलॉजिकल मेथड, ये लेस हार्मफुल है क्योंकि ये पोल्यूशन भी कॉज नहीं कर रहा, ये टॉक्सिसिटी भी डेवलप नहीं कर रहा, ये इन्वायरमेंट को भी ख़राब नहीं कर रहा। तो इसमें पेस्ट्स आर डिस्ट्रॉयड बाय यूजिंग सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, और यहाँ पे ख़तरा भी नहीं है कि वो पेस्ट रेजिस्टेंट बन जाएगा इस बायोलॉजिकल कंट्रोल से। तो यहाँ पे कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इस पेस्ट को आके खा जाएगा, उसके ऊपर फीड करेगा, तो ये पेस्ट ऑटोमेटिकली डाई हो जाएगा, ये प्लांट के ऊपर हमला नहीं कर सकेगा और प्लांट की भी बचत हो जाएगी। फॉर एग्जांपल एक एफिड है जो कि वॉलनट ट्री के ऊपर अटैक करता है, उसको वेस्प की मदद से कंट्रोल किया जाता है। वेस्प उसके ऊपर फीड करता है, उसको पैरासिटाइज कर देता है, तो एफिड को कंट्रोल किया जाता है। बजाय इसके कि इंसेक्टिसाइड का यूज़ किया जाए जो कि आके एफिड को किल करे और पोल्यूशन कॉज करे और टॉक्सिसिटी डेवलप करे, सिंपल मेथड क्या है कि वेस्प को इंट्रोड्यूस करवा दें ऐसे एरियाज़ में। वेस्प खुद ब खुद उन एफिड के ऊपर फीड करेंगे, उनको पैरासिटाइज करके उनको ख़त्म कर देंगी। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। यहीं से अपने नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करूँगी कि बायोलॉजी किस किस तरह से सर्विस ऑफ मैनकाइंड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस विद मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।